तो सबसे पहले तो बाहर लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई मोंटी शर्मा कोई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यारेलाल जी का भतीजा किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता जी, ये यहाँ से दौर आ गया है एआई पे। फिर वो पंच करते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल एसेंस म्यूजिक का खत्म हो गया है जो पहले हुआ करता था। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। कहते हैं कि जब कोई भी जादू काम न करे तो एक जादू काम कर जाता है। कौन सा है वो जादू? वो है संगीत का जादू। और संगीत का जादू ऐसा छाता है कि कोई अगर मरीज भी, उसका मर्ज भी है, तो वो भी दूर करने की ताकत संगीत रखता है। और हिंदुस्तान के अगर संगीत की बात की जाए तो उसकी तो जितनी व्याख्या की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, जितने उसके आयाम हैं, सब कुछ कम पड़ जाएगा। तो ऐसे ही जादूगर आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोंटी शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैंने आपको जादूगर कहा है, तो जादू कैसे करते हैं सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जादूगर जादू कैसे करता है। सारे जादू का पता चलता है, लेकिन इस जादू का पता नहीं चलता है। बिल्कुल। गुड इवनिंग। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। और देखिए, जादू बेसिकली जादू क्या होता है? जादू ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को पता नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है, हो जाता है। उसी तरीके से जो संगीत का जो जादू है, जो 7 सुरों का जादू है, जो उसकी कॉम्बिनेशंस का जादू है, इट इज़ वेरी डिफरेंट। वो बहुत ही अलग है और वो दिल से आता है, और जब दिल से आता है तो दिल को छूता है, एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ लाइफ। मैजिक ऑफ लाइफ यही है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। मैं आपके पिछले करियर के बारे में भी हम बात करेंगे, आपने क्या क्या काम किया है और कितनी सारी फिल्मों में क्या क्या म्यूज़िक दिया है। मतलब मैं सुना तो मैं हैरान रह गया। हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाह रहा हूँ कि जादूगर कोई बनना चाहे तो कैसे बने। देखिए, मेरे लिए क्या हुआ, जब मैंने होश संभाला, अराउंड 5 साल का था मैं, तो घर में बहुत मतलब सुबह सुबह कुछ 20-25 बच्चे आते थे और वायलिन की आवाज़ आती थी, और वही अलार्म था कि सुबह हो गई, उठ जाओ। तो उससे एक वो आई वॉज इंस्पायर्ड, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी बजाऊं। तो मैं छोटा सा 2 रूलर लेके और टेरेस पे बैठता था, जहाँ पे मेरे दादाजी ने देखा और मुझे पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला, मैं वायलिन बजा रहा हूँ। बोला, सीखना है? मैंने, हाँ सीखना है। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मेरा सब पेरेंट्स को, माँ बाप, अपने जो माता पिता होते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चे को नोटिस कीजिए, वो क्या करना चाहता है। आप जो करना चाहते हैं वो उससे मत कराइए, आप जो करना चाहते हैं वो मत कराइए, उसको क्या करना है वो देखिए, एंड लेट हिम डू इट। वो मैजिक ही होगा। दादाजी और चाचा जी दोनों ने आपको खूब आशीर्वाद दिया है, तो उस आशीर्वाद का ही प्रतिफल है ये, या मोंटी बिल्कुल। शर्मा की खुद की भी मेहनत इसमें है? देखिए, हुआ क्या कि मतलब मेरा जो स्कूल लाइफ है, मेरा जो बचपन है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन 6-6, 8-8 घंटा मैंने प्रैक्टिस किया है। तो आपको चीज़ें विरासत में मिल सकती है, बट उसको सस्टेन करना, आपके पास बहुत पैसा मिल जाएगा, आपको लॉटरी लग गई, बट उस पैसे का आप करोगे क्या? उसको संभालोगे कैसे? उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे? वो आपकी मेहनत है। वो आपको मेहनत करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। देखिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन एक किस्सा मोंटी जी का है, और वो किस्सा ऐसा है कि 40 पैसे की अगर थाली मिलती और आपको 50 रुपए मिल रहे हैं, और वो भी दादाजी की तरफ से इनाम में, तो फिर मेहनत कहाँ कैसे की, उसके पीछे किस्सा क्या है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। और बात एक और किस्से की भी करेंगे। 10वीं का वो किस्सा है कि 10वीं की एग्ज़ाम आ गई थी और उसके बाद रिकॉर्डिंग आई थी, चाचा जी का फ़ोन आ गया था, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले वो 40 पैसे और 50 रुपए वाला किस्सा जो आप बता रहे थे। हुआ क्या कि दादाजी का फॉर्मेट ऐसा था कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जो अपने आप सीखे, मन लगा के सीखे, उसको रिवॉर्ड, और जो नहीं सीखे उसको पनिशमेंट। तो ताकि उनका बोलने का मतलब ये था कि अगर तुम्हारे पास कला है, आर्ट है, तो तुम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो मैंने जब रूलर के साथ शुरू किया, मुझे अच्छा लगने लगा, बट क्या था कि बचपना था, बहुत चीज़ें थी, स्कूल था, स्कूल में आप बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो, क्रिकेट था एक तरफ, सब कुछ था। तो दादाजी ने मुझे क्या किया कि हमारे जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में था मैं, जू में, और स्कूल में दादाजी ने क्या किया कि मुझे रोज़
मतलब जब खाना हमारा मिलता था 40 पैसे में थाली मिलती थी, तब दादाजी मुझे रोज़ 50 रुपए देते थे। तो आप सोचिए बाइंग पावर 50 रुपए का क्या होगा वो टाइम पे। बिल्कुल। और एज अ किड मुझे ये तो पैसे का तो नहीं था, बट मुझे इतना पता था कि इसका बाइंग पावर बहुत है। और उस वजह से दादाजी बोलते थे ये लो बेटा, ये रखा है, बजाओ, ये बजाओगे 50 रुपए मिलेंगे। तो मैं उस पर मेहनत करने लगा, मैं लगन लग गई। और करते करते मतलब कि ऐसा था कि अब 50 रुपया, रोज़ 50 रुपया, रोज़ 50 रुपया। और फिर एक दिन दादाजी ने बोला कि 50 रुपया दिन का कम तो नहीं पड़ता है। एंड आई वॉज लाइक कि अरे नहीं बाबा जी, सुपर्ब है। तो बोले अगर तुमको 250 रुपया मिलेगा दिन का तो। मैं बोला बिल्कुल चाहिए। तो बोला मेहनत करो, मेहनत करोगे, अच्छा बजाओगे, तुमको रिकॉर्डिंग में डालूंगा, तुमको 250 रुपये दिन का मिलेगा। एंड वहाँ पे मेरी बहुत चीज़ें माइंड मेरा मतलब ऐसा हो गया, मतलब पढ़ाई होगी तारे ज़मीं पे और इट वाज ऑल अबाउट म्यूज़िक। तो पूरा फोकस जब पूरा म्यूज़िक में चले गया ना, तो वो ही एज होती है जो हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में पहले से सिखाते हैं कि भाई बचपन से जो बच्चा है माँ के पेट से अपब्रिंगिंग बच्चा जैसी सीखता है। होगी वैसे ही हाँ। होगा। तो वहाँ से मेरा पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्कूल में भी हमारी स्कूल इतनी अच्छी थी, हमारे प्रिंसिपल इतने अच्छे थे कि बोले भाई ये इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बट ये बेटा ये बच्चा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेगा। तो मैं स्कूल में जाके अपना बैग रख के अटेंडेंस देके पियानो रूम में 6-6 घंटा प्रैक्टिस करता था। अच्छा, एक चीज़ सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये तो दादाजी ने आपको प्रेरित किया, आगे बढ़ाया, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इससे पहले दादाजी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? वो उसके पीछे कहानी कहाँ है, क्या है, और रूट्स आपकी कहाँ से हैं? देखिए मेरे जो दादाजी हैं पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, इन्होंने एक वक्त था जब 90% इंडस्ट्री इनसे ही सीखी हुई थी। आप किसी का भी नाम ले लो, वो उनसे ही सीखा हुआ था। तो दादाजी की जर्नी हुई स्टार्ट कहाँ से? दादाजी बहुत ही बड़े फैमिली से थे, जमींदार फैमिली से थे, गोरखपुर से थे। और उनके फादर एक्सपायर हो गए। तो मतलब फैमिली में ऐसा चलने लगा कि ये बच्चा है, इसी को हटा दो तो पूरा प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है। तो उनकी मम्मी उनको लेके वहाँ से निकल गई। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ सब हमारे दादाजी ने हमको बताया। वहाँ से जाने के बाद वो किशनगढ़ पहुँची। कुछ टाइम बाद वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो गया। और क्योंकि एक अकेली औरत को वो टाइम पे बच्चे के साथ सर्वाइव करना, तो उन्होंने दादाजी को खड़ा किया, उनको समझाया, बोला बेटा देख अब जो भी है तुझे अपने देखभाल करनी है, सब करना है, मैं जा रही हूँ। एंड शी हंग सेल्फ, उन्होंने फांसी लगा ली पेड़ से। तो 6 घंटे मेरे दादाजी खड़े रहे उनको देखते हुए। और उसके बाद फिर बाबूलाल जी करके आए। बाबूलाल जी ने उनको साथ में लिया, वो उनकी मम्मी जी का संस्कार किया और उनके साथ लेके जाने लगे। किशनगढ़ महाराज के यहाँ पे नौकरी पे थे, बैंड मास्टर के नीचे। तो वहाँ पे जो बैंड मास्टर थे, ही वॉज अ जर्मन बैंड मास्टर। तो दादाजी की ड्यूटी थी कि भाई उनको पंखा देने की, तभी पंखा हाथ से दिया करते थे, बड़े मैनस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे। तो दादाजी क्या करते थे, वो बांध देते थे रस्सी अपने पैरों में, पैर से पंखा देते थे और देखते थे कि वो क्या लिख रहे हैं। अच्छा, वो जो लिखे उसी का नकल दादाजी करते थे ज़मीन पे। अब कुछ समझ में नहीं आता था, बट वो नकल कर लेते थे। तो एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, क्या कर रहा है? बोला जो आप कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। बोला क्या कर सकते हैं बता। तो उन्होंने नोटेशन लिख के बताया। तो जब लिख के बताया तब उस बैंड मास्टर ने उनको ट्रेन किया, म्यूज़िक सिखाया। वहाँ से हमारी म्यूज़िकल जर्नी शुरू होती है। फिर दादाजी ने जाके आगे वेस्टर्न क्लासिकल और सीखा। फिर भातखंडे की 7 किताबों में से उन्होंने पूरा अपना बहुत अध्ययन किया, बहुत मेहनत किया। और फिर हमारी आज 90% इंडस्ट्री, बड़े बड़े आप अन्नू मलिक ले लो, आप नदीम श्रवण ले लो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आप जो भी नाम लोगे ना, 90% लोग उनसे ही सीखे हुए हैं। 90% लोग उन्हीं से सीखे हुए हैं। ये एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई जब आप 16 बरस के थे मिस्टर इंडिया से। उसके बाद फिर शानदार, मतलब आपका कंपोजिशन जो है, म्यूज़िक कंपोजिशन हमने देखा, चाहे वो ब्लैक की बात हो, चाहे कई और फिल्मों की सावरिया की बात हो, अभी गदर 2 की बात हो। ये जर्नी कैसी रही? स्टार्टिंग में मिस्टर इंडिया से जो शुरुआत की, वो शुरुआत कैसी थी? और जो परिवार का साथ था, बिल्कुल, क्या परिवार के साथ की वजह से आपको आगे बढ़ने में मदद मिली या फिर अपने बलबूते आप लगे? देखिए, परिवार में कैसा था कि जब मैंने बजाना शुरू किया तो
प्यारे बाबा पप्पा जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हम उनको पप्पा ही बोलते हैं, बड़े पापा हैं। तो पापा ने बोला देखो बेटा, अभी तुम काम कर रहे हो, अभी तुमने काम शुरू किया है, तुम बजा रहे हो, तो सबसे पहले तो बाहर लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई मोंटी शर्मा कोई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यारेलाल जी का भतीजा। हम्म, कुछ टाइम बाद लोग बोलना चाहिए अच्छा अच्छा प्यारेलाल जी इनके ताऊ जी हैं। हम्म, तो मैं बोला यस पापा। फिर बोला देखो अभी आज तुम स्टार्ट करोगे, कल तुम आज म्यूजिशियन हो, कल अरेंजर बनोगे, फिर कंपोज़र बनोगे। बोला अगर आज कॉपी करोगे तो ज़िंदगी भर कॉपी करते रहोगे, आज हार्ड वर्क करोगे तो 10 साल बाद लोग तुमको कॉपी करेंगे। और मुझे भी लगा कि शायद वही रास्ता सही है। एंड तो जहाँ तक आप सोचिए बहुत डिफिकल्ट होता है शैडो से बाहर निकलना, बट मेरे लिए मेरा स्टाइल, मेरा काम, आप जैसे मेरा हमदिल सुनोगे, आप मेरा सावरी सुनोगे, उसमें कहीं पे भी आपको एलपी का एसेंस वाला नहीं फील नहीं मिलेगा। आएगा। इट्स वेरी डिफरेंट। सो बहुत मेहनत थी उसमें और एक गाइडेंस था, और ऑब्वियसली मेरी मेहनत थी क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। सो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो 250 रुपये, 50 की जगह 250 रुपये जो आपने बताया, वो हमेशा दिमाग में बना रहता है। अब नहीं हुआ क्या बाद में ना, फिर मुझे लत लग गई। देखिए क्या होता है, एडिक्शन होता है। आप ज़्यादा चाय पी लो तो चाय का एडिक्शन हो जाता है, आप ज़्यादा गुटखा तंबाकू सिगरेट करो तो उसका एडिक्शन हो जाता है। मुझे म्यूज़िक का एडिक्शन हो गया। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे म्यूज़िक में और क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो जो नशा था ना, वो नशा मैडनेस था, और वो नशा अभी भी है। फिर क्या हुआ कि इट वॉज नॉट अबाउट 250 रुपये। फिर आया ऐसा टाइम कि आई वॉज चार्जिंग 35,000 रुपीज़ अ सॉन्ग आफ्टर हम दिल दे चुके सनम। तो आप सोचिए वो टाइम पे कितना बड़ा अमाउंट था। मैं 4-4, 5-5 जगह गाने अरेंज करता था। तो मनी वॉज नेवर द इशू। देन द इशू वॉज कि भाई अब मुझे करना है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है। एंड वहाँ से वो जर्नी में वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर मी वॉज हम दिल दे चुके सनम। उसका गाना, उसके गाने, मतलब उसका म्यूज़िक जो है वो आज भी अगर आप किसी को भी केवल नाम कह दे देंगे ना कि हम दिल दे चुके सनम, तो वो भी वो राइम में गाएगा, राइमेटिक में बिल्कुल। गाएगा, और वो म्यूज़िक उसके अंदर इतना जज्ब हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये आप उत्तर प्रदेश से आप अपना ताल्लुक़ बताते हैं, बिल्कुल। कैसे बताते हैं, क्या है उसके पीछे चीज़? देखिए उत्तर प्रदेश है ना, अभी दादाजी ने हमेशा बोला तो हमेशा गोरखपुर का एक ये था कि गोरखपुर तो जाना है एक बार। तो मैं बहुत छोटा था जब मैं आया गोरखपुर। तो आया और कुछ लोग बैठे थे और बातों बातों में झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया उनका, एकदम मतलब एक अलग लेवल पे चले गया। और मैंने उस दिन सोचा यार नहीं यार, अब मैं नहीं आऊँगा। बट बहुत चीज़ें चेंज हो गई। योगी जी आ गए, दिखने लगा टीवी पे ये हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो हो रहा है। तो बोला चलो यार एक बार जाते हैं। तो मैं आया लखनऊ, और ट्रस्ट मी, मतलब कोई माने या ना माने, लेकिन जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये यहाँ आई बिलोंग हियर, ये मुझे आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली लखनऊ जाता हूँ, और लखनऊ में गोमती रिवर के पास भले ही मैं बैठे रहूँ 2 घंटे 3 घंटे, आई लव इट, रिवर फ्रंट पे। और वहीं पे ताज महल, रेनेसांस में वहीं रुक जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एसेंस और मिट्टी की खुशबू जो है वो लखनऊ की, यूपी की है, वो है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है एक बार फिर से आपको बुला रही है, क्योंकि नोएडा में योगी सरकार जो है बहुत इंटरेस्टेड है फिल्म सिटी बनाने में, तो एक बार फिर से आपको पुकार रही है, कब आ रहे हैं? देखिए मैं ना क्या होता है कि बहुत लोग आए हैं, नोएडा आए हैं, फिल्म सिटी के सिलसिले में आए हैं। बट जहाँ तक मैं चीज़ें देख रहा हूँ ना, अभी जैसे मैं हूँ, तो हम वहाँ पे इतना पैसा कमाते हैं, बड़े से बड़ा काम करते हैं, सब चीज़ें वहाँ चल रही है। तो सब चीज़ सेट छोड़ के बहुत जल्दी कोई आता नहीं है, पहली बात। अनलेस आपका लगाव दिल से जुड़ा हो, या आपके लिए उस चीज़ के मायने अलग हो। लेकिन आपके लिए हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसीलिए मैं खुद 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे। मतलब कि हम नोएडा में फिल्म सिटी है, जगह खरीद रही है, सब लोग सब कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बन रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बट मैं बाकायदा यूपी में, लखनऊ में गया हूँ, स्टूडियो बुक किया है मैंने, वहाँ पे म्यूजिशियंस बुक किए, उनको इनकरेज किया है, हमने रिकॉर्डिंग ट्राई किया है वहाँ पे। बट क्या होगा कि जितना मैं वहाँ पे फिल्म उद्योग से मिला हूँ, उनके काफ़ी लोगों से मिला, उससे मिला हूँ। बट जो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, सी इट इज़ इधर
इट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। वहाँ के लोगों को पता चले कि हाँ भाई हमारे लिए कोई कुछ हो रहा है, कुछ कर रहा है, तभी तो होगा। अगर मैं खुद भी जाऊँ, मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें करूँ, तो वो नहीं होगा। देयर हैज़ टू बी अ सपोर्ट सिस्टम। द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि भाई आप करके लेके आओ और हम कर देंगे। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं जा बैठा हूँ, अभी जैसे मैंने गदर का बैकग्राउंड किया, तो मुझे कोई मेरे लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आने जी, मुझे पूछेंगे नहीं अनिल शर्मा जी कि अरे आपने ये बैकग्राउंड आप कहाँ कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। इट इज़ मोंटी शर्मा कर रहे हैं, मतलब इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। तो वो चीज़ में मैं यूपी में क्यों ना करूँ, मैं यूपी के लोगों के साथ क्यों ना करूँ। तो अब ये मेरी एक नई जिद्दोजहद है जिसके पीछे मैं लगा हूँ, एंड आई एम श्योर इट विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं। अब म्यूज़िक पर आ जाते हैं, और म्यूज़िक कहाँ जा रहा है? देखिए अब क्या है कि म्यूज़िक हावी होता जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि बोल जो हैं वो पीछे रह गए, म्यूज़िक हावी होता जा रहा है, और म्यूज़िक देने वाले तो आप हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों होता जा रहा है? और कोई भी चीज़ मतलब गाना जब होता है तो उसमें संगीत की अपनी जगह होती है, बिल्कुल। और उसके बोल जो हैं, गीत जो है उसकी अलग जगह होती है। दोनों को मिलाकर, जैसे समंदर थमा हुआ अच्छा नहीं लगता, अगर लहरें उठ रही हो तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल तो दोनों इस तरीके के हैं। बराबर। तो आप कैसे मानते हैं कि इसमें थोड़ा तालमेल गड़बड़ा रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए मुझे क्या लगता है ना कि एक टाइम था जब हम फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट देख रहे हैं और 5 दिन में मैच ड्रॉ हो रही है, ड्रॉ हो गई, सुनील गावस्कर ने मैच ड्रॉ कर दिया, वाह बहुत खुशी होती थी कि क्या बात है हम हारे नहीं। अब जमाना आ गया T20 का, फर्स्ट बॉल पे 6, तो लोगों का पूरा टाइम स्पैन, उनका पल्स, सब चीज़ें चेंज हो गई है। अब जो पहले जो म्यूज़िक था, जो संगीत था, जो लिरिक्स थे, जिसमें ठहराव था, अब वो ठहराव जिंदगी में ही नहीं है। लोग भाग रहे हैं। इसीलिए आज भी आप पुराने गाने सुनोगे ना तो वो उसका इम्पैक्ट अलग है। आज भी रियलिटी शोज में सबसे ज़्यादा पुराने गाने चलते हैं। तो अब क्या है कि एक तरफ था जहाँ पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता जी, ये यहाँ से दौर आ गया है एआई पे। एआई प्रॉम्प्ट डालो, म्यूजिक बन गया, प्रॉम्प्ट डालो, वीडियो बन गया। बट वो सोल नहीं है, वो जो आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, उसका एसेंस ही नहीं। तो ये एक चलन है, और इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन आप बोल सकते हैं। और एवोल्यूशन के पार्ट में घूम फिर के आपको वहीं जाना है जो अल्टीमेट था, जो हमारा सनातन था, जो हमारे चीज़ें थी, जो हमारे राग थे, जो हमारा संगीत था, जो ठहराव था, तो वो ये घूम फिर के वहाँ पे जाएगा। एआई समझता है राग को? एआई का प्रॉब्लम ही ये है कि एआई इज नॉट अ सोल, इट इज़ मेड बाय सम ह्यूमन। उन्होंने उसको प्रोग्राम कर दिया है, और एआई को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, और ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी वॉर भी होगी, बट दे विल नेवर बी एबल टू विन अगेंस्ट द सोल। मतलब बुद्धि और मन के बीच की लड़ाई है ये। बना तो एआई बना है तो बुद्धि से बना है, लेकिन ये संगीत जो है वो तो मन से निकलता है। बिल्कुल सही बोला आपने। और मन और बुद्धि में ना, बुद्धि में आपका हेलुसिनेशन होता है, हाँ होता है, नहीं होता है, सही होता है, गलत होता है। हर चीज़ में जो आपके अगर आपका बुद्धि की बीमारी, दिमाग की बीमारी हो गई ना, तो वो सबसे खतरनाक है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन But मन में आपका भाव होते हैं। मन आपका, आप कभी सोचोगे नहीं अरे मेरी मम्मी अच्छी है या बुरी है, अरे मेरा भाई अच्छा है बुरा है, अरे मेरे फादर अच्छे है बुरे है, ये थॉट कभी नहीं आएगा। फील्स होती है। बिकॉज वो आपके हार्ट एनर्जी से जुड़ा हुआ है, और हार्ट एनर्जी जो आप मन बोल रहे हैं ना, दैट इज़ वो कम से कम 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है आपके ब्रेन से। अच्छा, एक चीज़ आप और बता रहे थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे हो रहे हैं, हाँ। बहुत सारे सिंगर्स भी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये वॉर है बुद्धि और मन की। अब क्या होता है कि लोगों को अभी जैसे मेरे सिचुएशन में रिवॉर्ड था, लोग रिवॉर्ड ढूंढ रहे हैं। वो रिवॉर्ड ढूंढने के चक्कर में वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है हम रियलिटी शो में गए, आज जाएंगे, कल हम बन जाएंगे, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। बट ये छलावा है, बिकॉज रियलिटी शो 4 दिन का है, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन तक वो हीरो, नेक्स्ट हीरो। तो ये पूरा जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता एक्चुअली मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म है, बट वो प्लेटफॉर्म के लिए वो शॉर्ट रिवॉर्ड, शॉर्ट गेन, और बुद्धि से जीत जाएंगे हम मैनिपुलेट कर लेंगे, हम ऐसा गा देंगे, गाने में वो रिकॉर्ड करके उधर डाल दिया, उससे नहीं होगा। अच्छा, टैलेंट का बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं ये ऐसे शोज़,
तो ये आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं आप इसको, मतलब ये सही है या गलत है? देखिए ये बिजनेस है, क्योंकि मैं खुद रियलिटी शो का जज रहा हूँ, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, वेयर जहाँ पे इमोशंस बिक रहे हैं, स्टोरी बनती है, ये ऐसा वो वैसा, वो हो गया, बट वो बच्चों को उसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को ज़रूरत है सही गाइडेंस की। आप उनको सही गाइडेंस दीजिए, जिनको सही गाइडेंस मिलता है, जिनकी जो वो पकड़ लेते हैं कि भाई हाँ यार हमको कहीं, अभी जैसे अरिजीत है, हम्म, हर बच्चा अरिजीत नहीं बना है। अरिजीत इज डिफरेंट, और अरिजीत इज डिफरेंट बिकॉज ही इज वर्कड हार्ड फॉर इट। वो रियलिटी शो में हार चुके हैं, ही वाज आई थिंक सो 14th और समथिंग, बट फ्रॉम देयर ही टुक अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने अंदर के अपने आप के सिंगर को ढूंढा, उसको तराशा, अब जाके वो अरिजीत बने। तो टैलेंट, लोगों को लग रहा है कि टैलेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मिसलीड हो रहा है, बिकॉज जैसे आपका रियलिटी शो खत्म हुआ, इनको लगता है ये स्टार बन गए, और वो कहाँ गायब हो और जाता है जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं तो नीचे कुछ नहीं होता, ज़मीन भी नहीं होती। नहीं, वहाँ पर तो हम देखते हैं कि मैं आपको मौका दूंगा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको गवाऊंगा, ये सारे वादे भी होते हैं वहाँ पर। देखिए जब आपका शो होता है, ठीक है, तो अभी जब आपका सास बहू का शो होगा, तो एक सास अच्छी होगी, एक सास बुरी होगी, एक सास कुछ होगी, जब तक वो मसाला नहीं होगा तब तक लोग क्यों देखेंगे? अब अगर कोई जज आके बैठा है, वो बोले अरे बेटा तूने कमाल कर, मैं बस बस तुझे मैं अभी ये कर दूंगा, तो दैट इज़ एन एक्सपेक्टेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल ना। लोगों को लगता है अरे हो जाएगा, इनके पास जाएंगे तो हो जाएगा, बट एक्चुअली कुछ नहीं होता है। फाइनली इट्स योर टैलेंट, फाइनली इट्स योर हार्ड वर्क, वरना हर बंदा रियलिटी शो का निकला हुआ अरिजीत होता है। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और, अब नई जनरेशन बिल्कुल चेंज होती जा रही है। जेन जी की बात अब हम कर रहे हैं। जेन एक्स तक तो ठीक था कि हम पुराने गाने भी सुनते थे, नए भी सुनते थे, लेकिन जेन जी बिल्कुल सब कुछ नया। Correct. और पूरा बाजार जो है वो जेन जी के हिसाब से डिज़ाइन हो रहा है। बराबर। म्यूज़िक हो रहा है, म्यूज़िक डिज़ाइन हो रहा है वैसा। बिल्कुल हो रहा है, म्यूज़िक भी डिज़ाइन हो रहा है। म्यूज़िक इसलिए डिज़ाइन हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ बिकम अ मार्केट। हर चीज़ को बेचना है, तो जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ का सप्लाई है, बट कोई ये समझ नहीं रहा है कि भाई आपका सोल है ना, सोल का भी डिमांड है। आप उस चीज़ को छोड़ दोगे ना, देन आप में और एआई में कुछ फ़र्क नहीं होगा। और जो आप जेंजी बोल रहे हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं। दे इट्स लाइक सुबह अफेयर शुरू हुआ, शाम को ख़त्म हो गया, ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट वर्किंग। एक टाइम हुआ करता था कि जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे, तो वो जो थॉट ही था ना कि आंखों से आंखों मिलने में ही वो धड़कन थी, वो फील था, वो प्योरिटी था। तो इट वाज अबाउट लव, इट वाज अबाउट प्योरिटी, इट वाज अबाउट दैट। मेरा फेवरेट गाना है सर वो, थैंक यू क्योंकि सो वो मच। उसके बाद जो जब से तेरे नैना नैनों से लागे रे, और उसके बाद जो म्यूजिक जंप करता है वो जो रिदम, मतलब Correct. वो हार्ट में टच करता है। बिल्कुल, वो जो फील करता होगा, मतलब मैं शायद भावुक हो रहा हूँ उस गाने को याद करके, लेकिन वाकई में बहुत आपने सुंदर उसमें म्यूजिक दिया है। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब ये आप गाना उसके ऊपर म्यूजिक डालना, तो पहले गाना लिखा जाता है, पहले म्यूजिक दिया जाता है, और कैसे उसको प्रेरणा कैसे मिलती है कि इस पे यही जाएगा, ये ट्रैक जाएगा? ऑन डिमांड होता है या क्या होता है, मतलब चीज़ें कैसे काम करती हैं? ये फिर ये वही चीज़ है, बुद्धि और मन। काम शुरू होता है, हम चीज़ें डिसाइड करते हैं, बुद्धि यूज़ होती है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बट फाइनली आपका मन बोलता है कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब मज़ा नहीं आता बोलते हैं ठीक है यार, अच्छा तो हम चलते हैं। बोला अच्छा फिर कब मिलोगे? ओह अच्छा, क्या 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 बोला? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? तो वो पूरा ये, अब दिस वाज वेरी नेचुरल, वेरी स्पॉन्टेनियस, तो ये गाना बन गया। ये गाना इसलिए बन गया बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेचुरल कनेक्ट। बट इट्स अ सिचुएशन, लेकिन शायद आप जिस म्यूजिक पे काम कर रहे हो, गीत पे काम कर रहे हो, शायद वो सिचुएशन वैसी ना हो, ऐसा भी होता होगा। बिल्कुल होता गाना नया मिल गया। बिल्कुल होता है, बट इसमें क्या होता है, जब आप सिचुएशन में जाते हो तो आपका आप देखो, इट्स ऑल अबाउट फोकस ना। अगर आप सामने देख रहे हो तो आपको सामने दिख रहा है, आप पीछे तो पता नहीं आपको क्या हो रहा है। उसी तरीके से आपका फोकस होता है। तो आपके फोकस में क्या होता है, आपके फोकस में वो सिचुएशन घूम रहा है, ये ऐसा सिचुएशन है, ये रोमांटिक सिचुएशन में, इसमें हम अलग क्या करें। और वो जो अलग आपका सबकॉन्शियस कर जाता है,
वो सबको जो आपकी आमद कर जाती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर मतलब कब ये मिलोगे? मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये जो भी आता है आपके पास ये ऊपर से आता है, बहुत सही बोला आपने। मतलब ये हम नेचुरली आता है। हम देखिए, हम सब जितने भी लोग हैं ना, हम सब रिसीवर्स हैं। देयर इज क्रिएटिविटी एंड क्रिएटर इज राइट देयर बियॉन्ड। हम रिसीव करते हैं, बट जो जिसने रिसीव किया, जो जिस प्लेन पे, वो उसका। सो दिस इज द काइंडनेस ऑफ गॉड। बट हम सब रिसीव करते हैं सिर्फ। अच्छा, कहानी सुनते हैं क्या, या फिर सिचुएशन बताई जाती है कि इस गाने की ये सिचुएशन है, ये गाना लिखा हुआ है और आप म्यूज़िक डालिए? पहले हम पूरी स्टोरी सुनते थे, पूरी फिल्म सुनते थे, सिचुएशन सुनते थे, सिचुएशंस पे डिस्कशन होता था। अब प्रोड्यूसर बोलता है कोई हिट गाना दे दो, कोई हिट गाना दे दो। अब सिचुएशन क्या हो गया कि जैसे मेरे चाचा हैं नरेश शर्मा जी, तो 90% मैं उनसे बहुत क्लोज रहा हूँ बचपन से। वो सबसे छोटे थे, और तो बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन हुआ उम्र करता का था। अंतर कम था इस हिसाब हाँ, से। उम्र का अंतर तो था, बट वो ही वॉज द यंगेस्ट। हाँ। और वो बहुत ज़्यादा मतलब हम साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हम साथ में बातचीत भी कर रहे हैं, वो कुछ खाने के लिए लेके बड़े आते भाई थे। की तरह। हाँ, मतलब वो इट वॉज वेरी डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग। तो नरेश चाचा को मैं पूछता था, नरेश चाचा वो बोले नदीम श्रवण का तो हिट फॉर्मेट है। तो मैं बोला चाचा ये हिट फॉर्मेट क्या है? बोले नहीं नहीं वो हिट फॉर्मेट है, हिट फॉर्मेट है। बोले है क्या लेकिन चाचा? फिर बताया देखो, जो गाने ऑलरेडी हिट हो गए उसको आप तोड़ मोड़ के दे दो, तो वो ऑलरेडी हिट है, उसके अंदर ऑलरेडी वो एसेंस है, वो फिर हिट हो हिट हो जाएगी। जाएगा। तो ये अभी फंडा क्या स्टार्ट हो गया कि भाई जेंजी आ गया, आपको हिट गाने चाहिए, आपके पास टाइम ही नहीं है, गाना 3 दिन में हिट होना अच्छा, चाहिए। ये टारगेट भी मिलने लग गया है कि आपको 3 दिन में 2 दिन में कंप्लीट करके देना है? बिल्कुल होता है नहीं, टारगेट। ये तो इसमें फील कैसे आएगी, भाव कैसे आएंगे? नहीं आता है, सिंगर्स के पास टाइम नहीं है, 4 गाने डब करना है, इसलिए गाने का डबिंग स्टार्ट हो गया है। गाना पूरा कोई याद ही नहीं करता है, गाने ले लेते हैं, सुनते, गाते अब हैं। तो कट लग जाता है कई बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो पंच करते हैं, पंच करते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल एसेंस म्यूजिक का खत्म हो गया है जो पहले हुआ करता था। इसलिए आज भी लोग पुराने गाने सुनते हैं। इसीलिए आज भी लोग पुराने गाने सुनते हैं। एक किस्सा और है। वैसे मालूम है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत, आपको याद होगा, 16 साल की उम्र में की थी, 15-16 साल में। बिल्कुल आपने भी अपने करियर की शुरुआत 15-16 साल की उम्र में की थी। बिल्कुल। कैसे की थी, कहाँ से की थी, ये किस्सा और भी कुछ किस्से आपके मन में हों वो ज़रूर बताइए सर। बिल्कुल। हुआ क्या कि एक दिन पापा ने, प्यारे पापा ने मुझे घर पे बुलाया, कीबोर्ड मंगाया, बोला बैठो, ये बजाओ ये बजाओ ये बजाओ, बजा दिया। हो गया। अब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, और जैसे मैंने बताया मतलब पढ़ाई तारे ज़मीं पे हो गई थी, तो स्ट्रेस था कि अभी टेंथ कैसे पास करूं, क्या करूं, कैसे करूं। और होने के बाद मैसेंजर घर पे आया और बोला कि भाई प्यारे भाई का रिकॉर्डिंग है, आपको बुलाया। एंड आई वाज, मतलब अब मुझे स्ट्रेस ये कि अब क्या करूं, मतलब अब तक तो भी पढ़ाई, मतलब सुबह एग्ज़ाम 4 देना बजे है सामने। एग्ज़ाम देना है और पास होना है, और क्या करूं कैसे करूं। तो आई कॉल्ड प्यारे पापा, मतलब पापा मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, तो अच्छा कब से? मेरे पापा परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कितने बजे से है पेपर? मेरे पापा 11 बजे से है। कितने बजे हो जाएगा? 3 बजे। अच्छा 4 बजे आ जाना। टक, Oh my फ़ोन रख God! दिया। तो वो जो एक इंटेंसिटी था ना, अच्छा ये था कि सिंस आई वाज, मेरे पूरे स्कूल लाइफ में आई वाज कॉन्स्टेंटली 6 घंटा 8 घंटा प्रैक्टिस था, तो कॉन्फिडेंस वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड जब फर्स्ट डे पेपर ख़त्म करके मैं गया रिकॉर्डिंग में, और वो इट वाज ऑलवेज एक आपका आइडल होता है, बचपन से देखते हो, पूरा इतना ऑर्केस्ट्रा बैठा है, और फिर वहाँ जाके फिर ऐसा प्यारे पापा ने ऐसा, प्यारे पापा वहीं बैठ के स्कोर लिखते थे, स्कोर लिख के दिया, ऐसे सामने नोटिशन रखा, बजाया। तो अच्छा जब बजाया तो पूरे इंडस्ट्री में भी एक बार ये हो गया था, ओह कोई नया लड़का है, इज़ डिफरेंट। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी जो शुरू हुई, फिर आया। नहीं, किसी ने नहीं कहा ये बच्चा है, ये क्या करेगा? देखिए क्या होता है कि पीपल ऑलवेज जजिंग, लोगों को लगता होगा ये प्यारे लाल जी का अच्छा, प्यारे लाल जी के घर से अच्छा, इसलिए ये वो। बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर मार्क। और प्यारे पापा ने हमेशा बोला कि बेटा बाहर जाके लोगों को बोलना चाहिए कि अरे मोंटी के ताऊ जी प्यारे भी, अच्छा प्यारे लाल जी ताऊ जी हैं इसके। तो अपना वो इम्पैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए ऑलरेडी मेरा हार्डवर्क हो चुका था,
मेरा प्री सेशन हो चुका था जो बाय द 5 एज ऑफ साल की 16 उम्र से मैं बिल्कुल। पढ़ रहा था। सो बाय द एज ऑफ 16 आई वाज अ प्रोफेशनल। मतलब मुझे अच्छे से पता था क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वेरी श्योर अबाउट इट। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं जब आप जोड़ियों की बात कर रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या और भी जोड़ियां हैं, जी। बड़ी हिट जोड़ियां हैं, हाँ। अभी जोड़ियां नहीं आती हैं, क्यों नहीं आती हैं? देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि टाइम लाइफ नहीं इज नहीं 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 देखिए क्या हो गया ना, न्यूक्लियस हो गया। पहले हम दादाजी दादी जी, डैडी मम्मी चाचा चाची बच्चे, हम सब, मुझे याद है ना, हम सब एक साथ रहते थे। नाउ एवरीबडी इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, बिकम न्यूक्लियस, स्मॉल हो गया, छोटी चीज़ें हो गई। अब क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार सब कुछ मैं ले लूँ, मैं ही कर लूँ, तो दे डोंट वांट टू शेयर। शेयरिंग शेयरिंग और नहीं है। आज के डेट में क्रेडिट एंड मोनेटाइजेशन इट्स गॉन टू डिफरेंट लेवल। लोग बोलते हैं अरे पिक्चरें नहीं चल रही है, अरे तो पिक्चरें नहीं चल रही है तो काम क्या हो रहा है? इतने बड़े लेवल पे काम कैसे चल रहा है? चल रहा है ना, गदर बनी, वनवास बनी, बड़ी बड़ी पिक्चर, रामायण बन रही है 4,000 करोड़ की। सो ये कैसे हो रहा है? समवेयर देयर इज मनी एंड अच्छा काम आप करोगे, अच्छा टैलेंट करोगे तो होता है। अच्छा इसमें लक भी होता है, लॉटरी भी होती है। कुछ लोग तो काम नहीं करते, वो हो जाता है, बट उसको आप यू कैन आप उसको आइडल नहीं बना सकते कि ये ऐसा होना चाहिए। अभी वो कुछ प्रिया करके थी, डिंचैक प्रिया आई थी, यस। 4 दिन में तो शी वॉज एवरीवेयर। मतलब सलमान खान बात करें उनके बारे में, टुडे शी इज डिसअपियर्ड, आज नेट पे भी नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, पीपल वांट एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स, न्यूक्लियर हो गया है एंड ट्रस्ट नहीं है। जो एक ट्रस्ट होता था, अभी अगर मुझे काम करना है तो अब मुझे मालूम है कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, मैं ट्रस्ट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो जो बाद में जोड़ियाँ बनी, जीत प्रीतम बने, कुछ टाइम के बाद अलग हो गए, ये सब चीज़ें हुई है। तो दीज आर लाइक दोज मैरिजेस विच वर बिफोर, जो हमको मालूम है हमारे माँ बाप 25 साल शादीशुदा है, अब उनके 25th वेडिंग एनिवर्सरी हम उनकी फिर से शादी कराएंगे, 50th फिर से कराएंगे, हाँ। आज के डेट में आपको खुद का भरोसा नहीं कि आप वो करोगे, बहुत बड़ी बात रहोगे। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आज रिलेशनशिप्स है इतने, मतलब मैं सुनता हूँ तो आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड। सिचुएशनल रिलेशनशिप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझ में ही नहीं आता क्या है। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर नो पार्टनरशिप्स। अगले प्रोजेक्ट्स? अभी आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फिल्म, कन्फेशन फिल्म का नाम है, डायरेक्टेड बाय आनंद महादेवन एंड नाना पाटेकर जी हैं। नाना पाटेकर, आई एम वेरी क्लोज टू नाना पाटेकर जी। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, genuine actor and a very very genuine human being and नो डाउट। beautiful film, it's a beautiful film। और ये फिल्म जैसे ब्लैक का साउंड अलग मैं था, मैं स्कोर अलग मैं था। मैं कहने वाला था, क्योंकि उसका नाम ही है कन्फेशन, और कन्फेशन से आप कहानी चाहे जो हो, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ मुझे उसमें, और बहुत इसमें पेन फील, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है यस मुझे। यस, इट्स अ और ब्यूटीफुल नाना पाटेकर साहब हैं तो फिर तो अरे बात ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल और फिर आपका म्यूजिक। अरे, और ये मतलब बहुत टाइम के बाद आई एम हैप्पी कि मैं कुछ ऐसा कर सक रहा हूँ जो मुझे करना है। सो इट्स अ फिल्म विच एवरीबडी शुड वॉच एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। एंड देन देयर इज अ फिल्म कॉल्ड स्वेट पैंट्स। दिस इज अ फिल्म मेड इन अमेरिका, इट्स अ क्रॉस ओवर फिल्म। तो इट्स उसका स्वेट पैंट्स। स्वेट पैंट्स बहुत ही प्यारी कहानी है। मीनिंगफुल है। हाँ, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और ये भी बहुत जल्दी आ जाएगी बाहर। अच्छा, ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या है? मतलब ये करना है जीवन में, ये लाइफ में ये करना ही है। देखिए मेरा 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 ड्रीम प्रोजेक्ट है ना कि आई वांट टू, मतलब मैं सब काम, इतना जो लोगों को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर हैं और भी काम हो रहा है, बट मुझे लगता है कि शायद मैंने 20% भी मेरा नहीं किया है जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। और वो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। द फिल्म इज़ ऑल अबाउट, इट्स म्यूजिकल, इट्स अ म्यूजिकल एंड इट्स अ साइलेंट फिल्म, इट्स एन एब्सोल्युटली साइलेंट फिल्म। बट इसका जो साउंड ट्रैक होगा और इसका जो पूरा विजन है और जो इसका लुक होगा ना, आई अश्योर यू, मैं आज चैनल पे आपके साथ बैठा हूँ, ये पिक्चर जब भी होगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट विल बी
as big as Titanic. This much I assure you. बहुत बहुत मुबारक आपको और बहुत शुभकामनाएं कि आप इसको कंप्लीट कीजिए बहुत जल्द, क्योंकि हम लोग इंतज़ार करेंगे। समय बहुत ले लिया आपका। Thank you एक so much. मैसेज मैं ज़रूर चाहता हूं, और मैसेज जेन जी के लिए वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। जेन जी के लिए, जेन जी से तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मैं उसके लिए तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, बट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर वन थिंग: live life, enjoy life. The more you enjoy your work, the more you'll become bigger and bigger and bigger, because when you will enjoy, people will enjoy. जब आप enjoy करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों को अच्छा लगेगा। जो बात दिल से आती है वो दिल को ज़रूर छूती है। माई बेस्ट विशेस एंड लव ऑलवेज फॉर यू, फॉर एवरीबॉडी। चलिए, आप हमारे साथ आए, बैठे, बहुत सारे किस्से आपने सुने इनसे, और मोंटी जी के मतलब समय बहुत छोटा लिया हमने। अगर ज़्यादा देर के लिए आते तो हम और भी चर्चा करते। बहुत सारे किस्से हैं, और बॉलीवुड से जुड़े एक से एक बड़े किस्से, और म्यूज़िक की इंडस्ट्री ऐसी होती है बॉलीवुड में कि उसके किस्से कम ही बाहर आते हैं, लेकिन बहुत सारे किस्से फिर भी हमने जानने की कोशिश की। सर, बहुत शुक्रिया, आप आए और बातचीत की, Pleasure. और My pleasure. मुलाकात फिर से होगी, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई लव टू कम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, और इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। आपको ये चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए। धन्यवाद।